अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और चूँकि CSE 2025 और CSS 2027 में काफ़ी कम दिन रह गए हैं, तो वी हैव स्टार्टेड रिवीजन सीरीज़ जिसमें हमने काफ़ी सारे अलग सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज़ किया है, जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी और सिंधी जनरल के जो वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल हैं इसी चैनल पे, और क्रिमिनोलॉजी जो है और उसके डिटेल्ड टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं इसी चैनल पे। ठीक है, तो यू कैन विज़िट देम एनी टाइम। उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आज जो है हम पॉलिटिकल साइंस के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनमें जो पास पेपर्स में सवाल आए हैं, जो रिपीटेड सवाल पूछे गए हैं बाय SPSC CC के जो प्रीवियस एडिशंस हैं उनमें, ठीक है, उनको मैं कोशिश करूँगा कि उनको डिटेल तरीके से कवर कर लूँ, और जो रिमेनिंग क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं उनको मैं दूसरे पार्ट में कवर कर लूँगा। ठीक है, और ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है, पेपर 1 नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होंगी, या फिर कहाँ पे क्या क्या डिटेल्स ऐड करनी है, या फिर पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा। ठीक है, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आया था अबाउट ब्रिटिश मोनार्की। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश मोनार्की विद फोकस ऑन ग्रेजुअल ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स फ्रॉम मोनार्की टू द पार्लियामेंट। अच्छा, जो ब्रिटिश एम्पायर है ये शुरुआत में ये मोनार्की सिस्टम था उसमें, जहाँ पे जो मोनार्क था, चाहे वो किंग हो या फिर क्वीन हो, मतलब जो क्राउन था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी। उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, सारी की सारी पावर्स मोनार्क के पास थी। ठीक है, बट ग्रेजुअली ओवर टाइम विद सर्टेन डेवलपमेंट्स ये सारी की सारी पावर्स मोनार्क से शिफ्ट होकर पार्लियामेंट के पास आ गई। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में उस चीज़ को एड्रेस करना है कि वो हिस्टोरिकली ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होती गई, और उनको ठीक तरीके से एड्रेस करना है। तो इनका जो एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं शुरुआत में। एवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी वर्सेस रिवोल्यूशन। Unlike states with rigid codified constitutions born out of the sudden structural revolutions, अच्छा कुछ ऐसी स्टेट्स हैं कुछ जिनके पास रिजिड और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। इंग्लैंड के पास ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये सडन रिवोल्यूशन से इंग्लैंड यहाँ पे नहीं पहुँचा, ब्रिटिश मोनार्की यहाँ पे नहीं पहुँची। ये ग्रेजुअल है बहुत ज़्यादा। जैसे फ्रांस हो गया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, इनके पास रिजिड कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि दे हैव बोर्न आउट ऑफ सडन स्ट्रक्चरल रिवोल्यूशंस। ब्रिटिश पॉलिटिकल लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिक एवोल्यूशनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब ये ऑर्गेनिक है, विथ टाइम इवॉल्व हुआ है, और एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक है, ब्रिटिश के पास the transition of absolute authority from a sovereign crown to a representative parliament occurred over nearly a millennium। मतलब कितने पता नहीं कितने साल लग गए इनको, 100 years से भी ज़्यादा उनको लग गए इस स्टेट पे पहुंचने में। मतलब पहले उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी सोवरेन क्राउन के पास, फिर अभी उनके पास एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है। दिस ट्रांजिशन टुक प्लेस थ्रू इंक्रीमेंटल लीगल कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, उनमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जहाँ पे इंक्रीमेंटल लीगल कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, रॉयल चार्टर्स हुए थे, स्टेट्यूट्स बने थे, कानून बने थे, एंड अनरिटन पॉलिटिकल कन्वेंशंस भी हैं जहाँ पे रेदर देन अ सिंगल वायलेंट रप्चर। मतलब इनके पास सबसे पहली बात कि जो इंग्लैंड का अभी वाला रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी है, ना कि रिवोल्यूशन। ठीक है, ये मतलब इस बात का क्रक्स है। सबसे पहले हमारे पास मैग्ना कार्टा वाली ट्रीटी आ जाती है जो 1215 में हुई थी। उसके बाद 1628 में पिटीशन ऑफ राइट्स, फिर 1689 में बिल ऑफ राइट्स। ये भी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ था, और उसके बाद ये रिफॉर्म एक्ट्स हुए थे, मतलब इन दीज 100 ईयर्स, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम और ज़्यादा अपनी पकड़ बिठा गया। सबसे पहले आती है मैग्ना कार्टा वाली ट्रीटी, जो कि 1215 में हुई थी। मतलब ये फर्स्ट ब्लो था टू द मोनार्की, फोर्स्ड अपॉन किंग जॉन बाय रिबेलियस फ्यूडल बैरन्स। मतलब ये जब ये मैग्ना कार्टा हुई थी तब किंग जॉन थे और रिबेलियस फ्यूडल बैरन्स थे, उन्होंने ये मैग्ना कार्टा उस पर फोर्स की थी। इट इस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशनल लीगल प्रिंसिपल दैट द मोनार्क इज़ नॉट एब्सोल्यूट। मतलब सबसे पहले मैग्ना कार्टा आई थी, और उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मोनार्क की एब्सोल्यूट पावर थी उसको मतलब क्वेश्चन किया गया था कि ये नहीं होगा, एंड इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जो उस जगह का कानून होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो मोनार्क है वो सोवरीन इतना एब्सोल्यूट नहीं होगा। इट लिमिटेड द आर्बिट्री टैक्सेशन एंड एस्टेब्लिश्ड अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस। ठीक है, ये इतनी सिग्निफिकेंस है हमारी मैग्ना कार्टा की। उसके बाद द पिटीशन ऑफ राइट्स जो 1628 में रखी गई थी, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ चार्ल्स वन का जो रीन था उसके दौरान पिटीशन ऑफ राइट्स रखी गई थी टू रिस्ट्रिक्ट द नॉन पार्लियामेंट्री टैक्सेशन, आर्बिट्री इम्प्रिजनमेंट विदाउट कॉज, एंड द फोर्स्ड बिलेटिंग ऑफ सोल्जर्स। It marked a growing constitutional assertion of parliamentary privilege over the divine rights of king। मतलब किंग के पास बहुत ज़्यादा डिवाइन राइट्स थे, किसी को कहीं पे मार देना कोई मतलब उसको सवाल नहीं करता था। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे ये लॉज बनते गए और पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती गई, जैसे पिटीशन ऑफ राइट्स में भी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो रिस्ट्रिक्ट की गई क्राउन की। ठीक है, आर्बिट्री इम्प्रिजनमेंट विदाउट कॉज, बिना कॉज के आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, जेल में नहीं डाल सकते, और नॉन पार्लियामेंट्री टैक्सेशन वो भी उसके बारे में भी लॉज बनाए गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द इंग्लिश सिविल वॉर इन द कॉमनवेल्थ। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस लिहाज से, जहाँ पे इस दौरान 1642 से लेकर 1660 में ये सिविल वॉर चली थी इंग्लैंड में, जहाँ पे चार्ल्स वन को बेहेड किया गया था, उसको मारा गया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे किसी किंग को मारा गया था 1649 में, और 1649 से लेके 1660 तक प्योरिटन एज कहा जाता है उसको, जहाँ पे ओलिवर क्रोमवेल जो हैं वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बने थे इंग्लैंड के। ठीक है, और ये कन्फ्लिक्ट था बिटवीन रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस। रॉयलिस्ट को कैवलियर्स कहा जाता था और पार्लियामेंटेरियंस को राउंड हेड्स कहा जाता था। और इंग्लिश लिटरेचर में देखा जाए तो वहाँ पे हमें कैवलियर पोइट्स मिलते हैं। ठीक है, और इस दौरान मतलब ये प्योरिटन्स जो थे इनको लीड कर रहा था ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, और वो मोरलिस्ट था, रिलीजियस था, और उसने लिटरेचर पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जैसे जो थिएटर्स थे, ड्रामाज वगैरह थे, उन पे पाबंदी लगाई गई थी। और इसकी वजह से ही ओलिवर क्रोमवेल की वजह से ही चार्ल्स वन को जो है एग्जीक्यूट किया गया था, और उसका बेटा चार्ल्स टू वो उसको एग्ज़ाइल कर दिया गया था फ्रांस में। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मोनार्की ख़त्म हो गई थी, और 1655 में वो 1655 आई गेस, जहाँ पे ओलिवर क्रोमवेल मर गया था, और उसके बाद उसका बेटा आया था। ये भी मतलब एक किस्म की एक क्राउन ही बनता जा रहा था, बट चूँकि वो उसका बेटा संभाल नहीं पाया पूरे क्राउन को, पूरी किंगडम को, और उसके बाद चार्ल्स टू को वापस बुलाया गया। ठीक है, एंड द टेम्परेरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ प्रूव्ड दैट द पार्लियामेंट possessed the hard power to dismantle the crown when pushed to extremes।
उसके बाद द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है एंड द बिल ऑफ राइट्स। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद बिल ऑफ राइट्स बने थे। द डेफिनेटिव टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश हिस्ट्री, ये जो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है, इट इज़ द डेफिनेटिव टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश हिस्ट्री। विलियम थर्ड एंड मेरी टू Mary the second were invited to the throne on the strict condition that they accept the Bill of Rights, which established the parliamentary supremacy। अब बिल ऑफ राइट्स के बाद जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम अथॉरिटी बन गई थी और ये कंडीशन थी कि अगर ये बिल ऑफ राइट्स को मानेंगे तभी वो थ्रोन पे बैठेंगे। अंडर दिस स्टेट्यूट द मोनार्क कुड नो लॉन्गर सस्पेंड लॉज, लेवी टैक्सेस और मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी विदाउट एक्सप्लिसिट पार्लियामेंट्री कंसेंट। ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स के हिसाब से जो मोनार्क है वो कोई किसी भी कानून को सस्पेंड नहीं कर सकता, टैक्सेस सॉरी टैक्सेस नहीं लगा सकता और अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद द एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, 1701 में आया था ये, जहाँ पे इट सिक्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी by ensuring judges could only be removed by joint address of both houses of parliament, stripping the crown of its judicial patronage and leverage। अच्छा, मतलब पार्लियामेंट और जुडिशरी दो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक जुडिशरी जो है वो क्राउन के अंडर थी, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जुडिशरी को भी आज़ाद कर दिया गया और द क्राउन नो लॉन्गर हैड द पेट्रोनेज ऑफ द जुडिशरी, जहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस जो है वो पार्लियामेंट का एक किस्म से वही मतलब वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और द क्राउन हैड नथिंग टू डू विद द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद द रिफॉर्म एक्ट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी, उसमें मतलब काफ़ी सारे एक्ट्स आए थे, एक नहीं मल्टीपल एक्ट्स आए थे रिफॉर्म एक्ट्स, ठीक है। 1832, 1867, 1884, 1918, 1928, जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी मुख्तलिफ एक्ट्स आए थे। 1867 से लेके मुख्तलिफ एक्ट्स आए थे, मिंटो मोले रिफॉर्म्स या फिर ऐसे मुख्तलिफ एक्ट्स आए थे जिन्होंने जैसे 1937 वाला इंडियन एक्ट, ऐसे ही काफ़ी सारे एक्ट्स थे जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को एक किस्म की फाउंडेशन दी थी। सिमिलरली ये जो रिफॉर्म्स थे 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक, इन्होंने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। These pieces of legislation progressively expanded the franchise, ठीक है, as democratic legitimacy shifted entirely to the elected House of Commons। मतलब जो दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं इंग्लैंड के, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी शिफ्ट होती गई इन एक्ट्स की वजह से, ठीक है। द पॉलिटिकल पावर ऑफ मोनार्क एंड द अनइलेक्टेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिज़ोल्व इनटू सिंबॉलिक एंड सेरेमोनियल रोल्स। तो ग्रेजुअली इन एक्ट्स के बाद जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से या फिर क्राउन था वो सिंबॉलिक और सेरेमोनियल बन गए, मतलब वो एक नॉमिनल थे, उनका कोई रोल नहीं था लेजिस्लेशन में या फिर मुल्क को चलाने में, एम्पायर को रन करने में। अब उनका मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है और मोनार्क का रोल टुडे क्या है, इसको देख लेते हैं और इसका पैराग्राफ भी आपने ऐड करना है कि उसकी करंट स्टैंडिंग क्या है। इन कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लॉ द मोनार्क रीन्स बट नॉट रूल, ठीक है। ये लाइन जो है ये बहुत खूब पूरे के पूरे लैंडस्केप को समअप करती है। मोनार्क रीन्स बट डज नॉट रूल, द किंग और क्वीन एक्ट्स एज द जूर हेड ऑफ स्टेट, आपने ये टर्म्स यूज़ करने हैं अपने पेपर के अंदर। वाइल द प्राइम मिनिस्टर सर्व्स एज द डिफेक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। करंटली जो लेबर पार्टी है उसके हेड कीयर स्टार्मर थे
वो प्राइम मिनिस्टर थे, बट अब वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो अब न्यू जो हेड ऑफ़ द पार्टी बनेंगे वही प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर के लिए भी रन करेंगे. While the royal prerogative theoretically vests powers such as declaring war, मतलब theoretically declaring war वाला जो पावर है, साइनिंग ट्रीटीज़ वाला पावर जो है, एंड डिज़ोल्विंग पार्लियामेंट इन द क्राउन वो वाला पावर जो है, ये theoretically इनके पास अभी भी है. और these powers are exercised exclusively on the advice of the prime minister. मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेगा तो द क्राउन कैन नॉट practice these powers, prime minister or उसकी cabinet. in his seminal work the English Constitution, अब ये आपके पास रेफरेंस भी आ गए हैं. ये आप क्या कहते हैं, रेफरेंस जो है अपने पेपर के अंदर मेंशन कर सकते हैं. द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867 वाला, वाल्टर बेगोट क्लासिफाइड द ब्रिटिश सिस्टम इनटू द डिग्निफाइड पार्ट्स. डिग्निफाइड पार्ट्स कौन से हैं उसमें? मोनार्की विच एक्साइड्स द डिवोशन ऑफ द पब्लिक एंड रिप्रेजेंट्स हिस्टोरिक कंटिन्यूटी, एंड द एफिशिएंट पार्ट्स, मतलब उसके दो पार्ट्स में वाल्टर बेगोट ने इसको क्लासीफाई किया है अपने बुक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867 में. मतलब पहला पार्ट जो डिग्निफाइड पार्ट है वो मोनार्की है, और दूसरा जो एफिशिएंट पार्ट है वो कैबिनेट एंड पार्लियामेंट है. ठीक है, और कैबिनेट एंड पार्लियामेंट क्या करते हैं? दे परफॉर्म द एक्टिव वर्क ऑफ गवर्निंग. बेगोट फेमसली नोटेड दैट द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरीन रिटेन्स ओनली 3 राइट्स: द राइट टू बी कंसल्टेड, द राइट टू इनकरेज एंड द राइट टू वार्न. ये 3 राइट्स हैं जो ब्रिटिश किंग या क्वीन है उसके पास ये सिर्फ 3 राइट्स हैं: राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू इनकरेज एंड राइट टू वार्न. ठीक है, तो ये था हमारा कैसे ब्रिटिश क्राउन जो है वो स्ट्रॉन्ग मोनार्की से शिफ्ट होके एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट तक पहुंचा है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अबाउट यूरोपियन यूनियन के. यूरोपियन यूनियन का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना था हमें. ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में सवाल आता रहता है तो हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए. अब सुपर नेचुरलिज्म वर्सेस इंटर गवर्नमेंटलिज्म. ठीक है, ये उसका जो हम हेडिंग दे सकते हैं उसकी. द यूरोपियन यूनियन इज़ अ यूनिक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस फंक्शनिंग नाइदर एज अ ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉर एज अ सिंगल फेडरल स्टेट. देखें, मिसकॉन्सेप्शंस यूरोपियन यूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा हैं कि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है या फिर सिंगल फेडरल स्टेट है. ये दोनों मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है. इंस्टेड इट ऑपरेट्स एज अ हाइब्रिड एंटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय 2 कंपीटिंग इंटीग्रेशन डायनामिक्स. ठीक है, ये एक अच्छा सा इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी हमने कि यूरोपियन यूनियन एक्चुअली है क्या. उसमें 2 चीज़ें आती हैं: सुप्रा नेशनलिज्म, इसको मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, सुप्रा नेशनलिज्म है ये. सुप्रा नेशनलिज्म, ठीक है, सुप्रा नेशनलिज्म. मेंबर स्टेट्स cede portions of their national sovereignty to the centralized European Union institutions that can make binding decisions independently of individual state consent. मतलब हमारी जो एक नेशनल आइडेंटिटी है उससे ऊपर भी एक और आइडेंटिटी है जिसे हम सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी कहते हैं. ये कैसे हमारा यूरोपियन यूनियन के अंदर के इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने नेशनल सॉवरेनिटी का कुछ पार्ट छोड़ देते हैं सेंट्रलाइज यूरोपियन अथॉरिटी के, यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कि बाइंडिंग लॉज बनाती है. ठीक है, और इंटर गवर्नमेंटलिज्म, अब ये क्या है?
decision making remains tightly controlled by national governments. जो decision making है वो national government ही करती है, emphasizing consensus building and protecting sovereign national interest. जो मतलब गवर्नमेंट के खुद के अफेयर्स हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं, वो उनको डे टू डे अफेयर्स जो हैं उनको गवर्नमेंट ही हैंडल करती है. जो उनके सॉवरिन नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. इंटर गवर्नमेंटलिज्म ये वाला फैक्टर भी यूरोपियन यूनियन के अंदर है. उसमें यूरोपियन यूनियन की जो सेंट्रल बॉडी है वो मेडल नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं करती. द 5 कोर पिलर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियंस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके 5 कोर फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं. पहला, यूरोपियन कमीशन. यूरोपियन कमीशन जो है इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 1 कमिश्नर पर स्टेट. मतलब जितनी भी यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट्स हैं उसका यूरोपियन कमीशन का हर स्टेट का अपना कमिश्नर होगा. ठीक है. एग्जीक्यूटिव बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 1 कमिश्नर पर स्टेट. इट होल्ड्स द सोल राइट ऑफ लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव, मैनेजेस द बजट एंड एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ ट्रीटीज़. मतलब इसके जो रोल्स हैं वो आपको बता देता हूँ कि जो यूरोपियन कमीशन है वो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव का राइट रखती है, बजट को मैनेज करती है और गार्जियन ऑफ ट्रीटीज़ भी यूरोपियन कमीशन है. ठीक है. ये उसका पहला फ्रेमवर्क है. दूसरा जो है यूरोपियन पार्लियामेंट. अब ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स एवरी 5 ईयर्स. हर 5 साल में यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन होता है जिसमें जो यूरोप के सिटीजन्स होंगे वो वोट करेंगे. इट सर्व्स एज अ को लेजिस्लेटर, possesses democratic oversight over the commission and must approve the union's budget. ठीक है. तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट है इसकी इलेक्शन होती है, जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं इसमें वोट करते हैं और ये को लेजिस्लेटर, मतलब यूरोपियन कमीशन जो है ये वो लेजिस्लेटर है और ये उसमें को लेजिस्लेटर है. ठीक है. और इसको ही मतलब ये वाली बॉडी जो है इट हैज़ टू अप्रूव द बजट. ये नहीं करेगी तो बजट अप्रूव नहीं होगी. द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये तीसरी जो है इसका फ्रेमवर्क का हिस्सा है. काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन इट कंसिस्ट ऑफ रेलेवेंट नेशनल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स. जो नेशनल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं वो इसका हिस्सा है. मतलब हर स्टेट का जो नेशनल मेंबर होगा, नेशनल मिनिस्टर होगा, वो इसका हिस्सा होगा. इट नेगोशिएट्स and adopts laws alongside parliament utilizing a system of qualified majority voting. ठीक है. तो इसकी जो वोटिंग होती है वो क्वालिफाइड मेजॉरिटी के हिसाब से होती है, हर कोई इसमें वोट नहीं कर सकता. उसके बाद यूरोपियन काउंसिल है. और जो यूरोपियन काउंसिल है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट. ठीक है. जो गवर्नमेंट के हेड्स हैं और गवर्नमेंट के और स्टेट के, मतलब जो भी होना चाहे. फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट एंड तो वो भी यूरोपियन काउंसिल का हिस्सा होगा. सारे के सारे मेंबर स्टेट्स हैं उनका कोई ना कोई हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ़ द स्टेट उनका हिस्सा होगा यूरोपियन काउंसिल का, अलॉन्ग साइड द यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट. तो यूरोपियन काउंसिल का खुद का एक प्रेसिडेंट भी होगा एंड द कमीशन प्रेसिडेंट. तो यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा है यूरोपियन काउंसिल का. इट मीट्स एट क्वार्टरली यूरोपियन यूनियन समिट्स. मतलब यूरोपियन यूनियन की जो समिट्स होती हैं क्वार्टरली हर 3 महीनों में, तो ये उसका भी हिस्सा है. 3 और 4 आई गेस. तो to define the Union's broad political direction and long-term strategic priorities but exercises no formal legislative function. तो यूरोपियन काउंसिल है, इसके कोई लेजिस्लेटिव फंक्शंस नहीं होते, बट ये लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं पूरे के पूरे यूरोपियन
कॉन्टिनेंट की, यूरोपियन यूनियन की, वो यहाँ पे डिसाइड होती हैं क्वार्टरली मीटिंग्स में, क्वार्टरली समिट्स में। उसके बाद द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, अब CJEU, इट इज़ लोकेटेड इन लग्जमबर्ग। ये जो है इट इज़ लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर जो है लग्जमबर्ग के अंदर है। दिस जुडिशल ब्रांच इंश्योर्स दैट यूरोपियन यूनियन लॉ इज़ इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल 27 मेंबर स्टेट्स। जो एक किस्म से एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है या फिर एक सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे, जो कि इंश्योर करती है कि जो भी लॉज बन रहे हैं यूरोपियन यूनियन के, वो मेंबर स्टेट्स में यूनिफॉर्मली अप्लाई भी हो रहे हैं और एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। और ये भी इंश्योर करती है कि सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन यूनियन के लॉज भी, उनकी सुप्रीमेसी भी इंश्योर करती है। which establishes the European Union law overrides conflicting national statutes or areas of European Union competence। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा critically examine the role of International Monetary Fund in the economic development of Pakistan। तो IMF जो है उसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब ये हमें ध्यान में रखना है कि ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और हमें अटेम्प्ट भी उसी लिहाज से करना है। जार्गन वही यूज़ करना है, रेफरेंसेस वही यूज़ करने हैं, अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हमारी पॉलिटिकल साइंस की हों, और वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफेयर्स का नहीं है। ठीक है। जो IMF का रोल है इसको मल्टीपल इकोनॉमिक स्कूल्स ऑफ थॉट में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये अराउंड द वर्ल्ड इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है, कंट्रीब्यूशन है डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर। नियो लिबरल वाशिंगटन कंसेंसस व्यू कंसिडर्स IMF एज एन एसेंशियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्मर। जो मतलब जो नियो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो IMF को एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्मर की तौर पे देखता है। इट सीज द फंड एज enforcing fiscal discipline, curing balance of payments crisis, and correcting systemic market distortions। तो जो एक कंट्री के अंदर फिस्कल डिसिप्लिन की कमी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्राइसिस होती है और मार्केट डिस्टोर्शंस होती हैं, ये समझा जाता है कि IMF इन सब को करेक्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एंड एस्टेब्लिशिंग कंडीशंस। मतलब फंड्स देके कुछ कंडीशंस सेट आउट करता है IMF, जिनकी वजह से सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक हो जाती हैं, फिस्कल डिसिप्लिन आ जाता है और मार्केट के अंदर जो डिस्टोर्शंस होते हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी वाशिंगटन कंसेंसस या नियो लिबरल थ्योरी। अब जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये हमने अप्लाई करनी है यहाँ पे। डिपेंडेंसी थ्योरी देखें, जितनी भी आप पॉलिटिकल साइंस की या फिर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देंगे उतना ज़्यादा आपका पेपर अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 थ्योरीज आपको बता दी, डिपेंडेंसी थ्योरी एंड न्यू मार्क्सिस्ट। ये IMF को क्रिटिक करते हैं कि ये IMF जो है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक हेजेमनी, कि जो सुपर पावर्स हैं उनकी हेजेमनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको स्टेब्लिश करने के लिए ही IMF को बनाया गया है और IMF इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करता है। दे आर्ग्यू इट इज़ डिज़ाइंड टू ट्रैप डेवलपिंग नेशंस इन ए साइकिल ऑफ डेट। मतलब जो कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक डेट साइकिल में फंसते जा रहे हैं। मतलब एक डेट लेते हैं, वो यूटिलाइज़ हो जाता है, फिर वो दूसरा लेते हैं, फिर वो तीसरा लेते हैं, तो बेल आउट्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। फोर्सिंग ओपन डोमेस्टिक मार्केट्स फॉर एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन वाइल अंडरमाइनिंग नेशनल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। उनकी सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे ड्यूअल डायनामिक्स आ जाते हैं, स्टेबलाइजेशन वर्सेस स्टेगनेशन। तो इसके पॉजिटिव्स भी आपको बता देता हूँ और नेगेटिव भी आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहली बात पॉजिटिव्स में, पहले आपको पॉजिटिव्स बता देता हूँ कि फिजिकल डिसिप्लिन आ जाता है। IMF जो है enforces critical structural reforms including broadening tax base, reforming energy sectors and reducing fiscal deficits। ठीक है, तो इससे रिज़ल्ट क्या होता है, इससे आउटकम क्या आता है कि जो एक किस्म का फिजिकल हमारे पास डिसिप्लिन आ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद एक्सटर्नल क्रेडिबिलिटी, दूसरा जो इसका पॉजिटिव है कि IMF जो है इट फंक्शंस एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, प्रिवेंटिंग डिफ़ॉल्ट, मतलब कंट्रीज़ को डिफ़ॉल्ट करने से IMF बचाता है, एंड अनलॉकिंग वाइटल क्रेडिट लाइंस फ्रॉम अदर मल्टीलैटरल्स, मतलब आपको क्रेडिट लाइंस मिल जाती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया और बायलैटरल एलाइज हो गए। ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट भी प्रिवेंट हो जाता है, मतलब एक कंट्री जो है उसका दिवाला निकलने से बच जाता है, और एक्सटर्नल क्रेडिबिलिटी भी आपको मिल जाती है, जैसे आपके बायलैटरल एलाइज हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट रेशनलाइजेशन, ये भी एक पॉजिटिव है। IMF जो है promotes the restructuring or privatization of inefficient, loss-making, state-owned enterprises (SOEs) to reduce public sector drain। तो मार्केट को रेशनलाइज करने के लिए IMF की एक कंडीशन होती है कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, या जो इनएफिशिएंट इंटरप्राइजेज़ हैं आपकी, जो स्टेट ओन्ड हैं, स्टेट की खुद की इंटरप्राइजेज़ हैं जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही है, उनको आपने रीस्ट्रक्चर करना है या फिर प्राइवेटाइज़ करना है। मतलब आपको एक रेशनल मार्केट का मॉड्यूल बना के देती है, मॉडल बना के देती है। ठीक है, तो ये आपके IMF के पॉजिटिव हैं। अगर आएँ हम नेगेटिव स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स पे, सबसे पहली बात आती है स्टिफल्ड डेवलपमेंट। It demands for immediate austerity often results in severe cuts, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं कि IMF का अगर आपको बेल आउट चाहिए तो आपको इमीडिएट कट्स करने होते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाने होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब PSDP जो है पाकिस्तान का, उसमें आपने कट्स लगाने होते हैं, उसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाने होते हैं। अंडरमाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट, जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो आपने अंडरमाइन करनी होती है, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो अगर आपको IMF से बेल आउट चाहिए अपनी इमीडिएट नीड्स को कैटर करने के लिए, डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करने के लिए, तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे आपने उनके ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल आता है IMF के ऊपर, दिस इज़ अ डेट ट्रैप है ये। It creates a structural cycle where Pakistan frequently borrows simply to service pre-existing IMF debt, elevating the nation's overall debt to GDP ratio। मतलब एक डेट ख़त्म करने के लिए आप दूसरा बेल आउट लेते हो, फिर उसे ख़त्म करने के लिए तीसरा लेते हो, तो एक किस्म की विशियस डेट ट्रैप बन गया है पाकिस्तान के लिए, जो ख़त्म भी नहीं हो रहा। और ये मतलब सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। और पब्लिक एक्सपेंसेस जो हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कम होता जा रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ये एक और नेगेटिव है। इट डिमांड्स फॉर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट सच एज शार्प करेंसी डिवेल्यूएशंस एंड सब्सिडी कट्स डायरेक्टली फीडिंग डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, hurting lower income demographics and local industries।
तो गवर्नमेंट जो है ये लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडीज़ देती है, टैक्सेस एवेड करती है, और IMF जो है ये कहती है कि आप सब्सिडीज़ ना दें और ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करें। इससे होता क्या है कि आपकी करेंसी की शार्प डिवेल्यूएशन होती है अगेंस्ट द US डॉलर। ठीक है, आपका जो करेंसी है वो डिवेल्यूएट होता जाता है। पाकिस्तान का रुपया जो है वो डिवेल्यूएट होता जा रहा है। अभी इट इज़ समवेयर अराउंड 285 290, ठीक है, अगेंस्ट द डॉलर। तो ये जो है डायरेक्टली फीड्स डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, मतलब जो डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर है वो इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। एंड हंटिंग लो इनकम डेमोग्राफिक एंड लोकल इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे आप सब्सिडीज छीन लें तो वो अपना प्रोडक्ट जो है वो ठीक तरीके से बेच नहीं पाएंगे विद इन द कंट्री एंड विदाउट, मतलब आउटसाइड द कंट्री एज वेल। तो ये खास करके लोअर इनकम जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं IMF की पॉलिसीज़। उसके बाद क्रिटिकल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि जो डिफिशेंसीज इन पाकिस्तान IMF प्रोग्राम कौन कौन सी हैं। उनमें पाकिस्तान एंट्री इनटू over 20 IMF programs highlights a systematic failure to achieve self-sustaining growth। पाकिस्तान ने तकरीबन 20 से ज़्यादा IMF के प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है, एंट्री ली है, और ये किस चीज़ को हाईलाइट करती है कि पाकिस्तान एक सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ मॉडल को अचीव नहीं कर पाया, फेल हो गया है। मतलब पाकिस्तान IMF के पास कंटिन्यूसली जाता रहा है, ठीक है। The standard IMF stabilization template relies on rigid monetary tightening and fiscal consolidation. This approach often overlooks Pakistan's large informal economy, domestic political realities and acute vulnerability to climate geopolitical shocks। मतलब जितने भी अनसर्टेन और सर्टेन शॉक्स हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, जैसे पाकिस्तान की एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं जो कि अनसर्टेन हैं, और क्लाइमेट और जियोपॉलिटिकल शॉक्स हैं, उनके लिए पाकिस्तान कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है। और IMF जो है वो इन चीज़ों को ओवरलुक करता है कि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों से जूझ रहा है, इन चीज़ों को फेस कर रहा है। IMF हैज़ नथिंग टू डू विथ इट, कि ये चीज़ें, ये फैक्टर भी हैं पाकिस्तान के लिए और इन चीज़ों को भी फेस करना है पाकिस्तान को। बट उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहती हैं। The resulting pattern is highly predictable: a temporary balance of payments stabilization followed by an austerity-induced industrial slowdown. The cycle ultimately leads to another fiscal crisis within a few years, eroding the state's long-term policy autonomy. तो पाकिस्तान ने IMF के ऊपर सवाल आ जाए तो आपने उसको एग्री नहीं करना, आपने बस उसको साबित करना है कि ये डेट ट्रैप है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे जाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, ना कि कंटिन्यूसली बेल आउट्स लेने चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, और द कंट्री डज हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करने की। और these are the ways to that पाकिस्तान कैन अचीव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और जैसे जैसे पाकिस्तान IMF पे डिपेंड करता जाएगा, उसकी जो खुद की सॉवरेन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएंगी, ठीक है। और पाकिस्तान ने ये नहीं करना। पाकिस्तान ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है, पाकिस्तान ने अपनी ह्यूमन कैपिटल पे काम करना है, और लोकल इंडस्ट्री पे काम करना है। और IMF के पास जितना पाकिस्तान जाएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएंगी, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बाकी के जो रिमेनिंग रिवीजन वाले टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डाल दूँगा। दिस वाज द पार्ट 1। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। Till then, take care. Allah Hafiz.